हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेसीईआरटी मैथ क्लास 6 का दूसरा चैप्टर। हम लोग इससे पहले एक चैप्टर नंबर सिस्टम में 3 चैप्टर है, उसमें से हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं जो है संख्याओं की जानकारी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, संख्याओं की जानकारी का ही दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। तो अगर आप नंबर सिस्टम का वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहां वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। नंबर सिस्टम का वो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग पूर्ण संख्याओं में ये सब टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा पूर्ण संख्याएं, दूसरा रहेगा प्राकृतिक संख्या, तीसरा रहेगा पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या, चौथा रहेगा पूर्ण संख्याएं एवं उनके गुण। उनके गुण में से हम लोग 4 गुण उसका देखेंगे, पूर्ण संख्याओं एवं उनके गुण में। हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ेंगे शून्य द्वारा गुणन, और 5वां टॉपिक पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप। तो इतना आज हम लोग पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत, और ये परिचय है, ये मेरा पूर्ण संख्या का पहला लेसन है जिसमें परिचय। कोई भी चैप्टर में हम पहले परिचय बताते हैं, उसके बाद ही चैप्टर पे आते हैं। तो ये क्या है? हम लोग का परिचय है। तो परिचय में पहला है पूर्ण संख्या। पहला हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। शायद आप लोग जानते होंगे होल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, चलिए मैं बताता हूं। पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं। शॉर्ट में लिखे हैं पूर्ण से प्रारंभ, 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो एक एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल आप दे सकते हैं 0 से 0, 1, 2, 3, 4, ये डॉट डॉट में चलते रहेगा। तो ये हम लोग का हुआ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग का कहां से स्टार्ट हुआ? पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग का इसी में दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। इसमें नहीं है लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि इसको भी समझ लेने से ज्यादा आसानी होगी। दूसरा है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है प्राकृत संख्या। दूसरा टॉपिक है प्राकृत संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक में जो भी चीज है उसको हम गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या, 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो प्राकृतिक और पूर्ण में क्लियर है, एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, ये चलते रहेगा। तो ये हम लोग का प्राकृतिक संख्या हुआ, एक पूर्ण संख्या हुआ। पूर्ण संख्या में क्या है? 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, और प्राकृतिक संख्या क्या कहेंगे? जो 1 से स्टार्ट हो, मतलब 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो वो होल नंबर, और इसको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक है परवर्ती संख्या। दूसरा है पूर्ववर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या उसको कहते हैं, कोई भी पूर्ण संख्या में जब हम 1 जोड़ते हैं, 1 प्लस करते हैं, तो उसको हम लोग परवर्ती संख्या कहेंगे। मान लिया जाए हम लोग का पूर्ण संख्या 2 है,
उसमें एक प्लस किए तो कितना आया, 3 आया। तो इसी को परवर्ती संख्या बोलेंगे। परवर्ती मतलब एक आगे और पूर्ववर्ती मतलब एक पीछे। जब इसी पूर्ण संख्या में हम एक घटा देंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये कौन संख्या हो गया, ये पूर्ववर्ती संख्या हो गया। तो आपको यही याद रखना है कि परवर्ती संख्या में क्या होगा, एक जोड़ेंगे और पूर्ववर्ती संख्या में क्या होगा, एक घटाएंगे। दोनों में यही डिफरेंस है। परवर्ती में एक जोड़ना है और पूर्ववर्ती में एक घटाना है। एक माइनस करेंगे तो कौन संख्या हो जाएगा, एक माइनस करने के बाद वो पूर्ववर्ती संख्या होगा। और परवर्ती संख्या किसको कहेंगे, जिसमें एक प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या भी क्लियर हो गया। अगला टॉपिक हम लोग का है पूर्ण संख्या एवं उनके गुण। पूर्ण संख्या एवं उनके गुण। पूर्ण संख्याओं में कुछ गुण है, उसमें से पहला गुण है संवृत्त गुण। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संवृत्त गुण क्या है, बिल्कुल इजी मेथड में पढ़ना है, एकदम आसान भाषा में समझना है। एक है संवृत्त गुण, तो चलिए हम लोग समझते हैं। संवृत्त गुण, तो संवृत्त गुण किसको कहते हैं, संवृत्त गुण योग में भी होता है, उसके बाद घटाव में भी होता है, उसके बाद गुणा में भी होता है और भाग में भी होता है। तो संवृत्त मतलब देखेंगे किसमें ये रूल हम लोग का फॉलो करता है। तो संवृत्त गुण, कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, सबसे पहले देखेंगे योग में संवृत्त गुण, इसमें देखेंगे योग में संवृत्त गुण का पालन होता है कि नहीं होता है। मान लिया हम लोग 2 गो पूर्ण संख्या ले लीजिए, अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई 2 गो ए बी मान लिया जाए, ए बराबर ले लिए 2 और बी बराबर ले लिए 3। ए बी क्या है, कोई पूर्ण संख्या है। ए बराबर 2 ले लिए और बी बराबर 3 ले लिए। तो इसको जोड़िए, तो योग कर रहे हैं ना, तो योग कीजिए। 2 + 3 बराबर कितना होगा, 2 3 5। तो जब 2 पूर्ण संख्या जोड़ते हैं तो तीसरा क्या निकलता है, पूर्ण संख्या ही निकलता है। तो क्या योग का संवृत्त गुण में ये नियम फॉलो होता है, मतलब योग के लिए संवृत्त गुण लागू होता है। कोई भी 2 पूर्ण संख्या जोड़ने के बाद क्या होगा, वो पूर्ण संख्या ही मिलेगा, दूसरा संख्या नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ, योग का संवृत्त गुण हुआ। दूसरा है वैकलन में संवृत्त गुण, मतलब घटाव में इसी में संवृत्त गुण देख रहे हैं। संवृत्त गुण में योग में ये गुण फॉलो कर गया। अब घटाव में देखते हैं क्या ये गुण फॉलो करता है। मान लिया जाए 2 पूर्ण संख्या फिर ले लीजिए, 2 ले लिए और 3 ले लिए, 2 और 3 ले लिए, इसमें घटाते हैं तो देखते हैं क्या ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। 2 - 3 बराबर कितना होगा, -1। तो क्या एक पूर्ण संख्या मिला, नहीं मिला पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो 0 से प्रारंभ होता है उसमें माइनस रहता है, माइनस नहीं रहता है। तो क्या हुआ, ये संवृत्त गुण घटाव में नहीं काम किया। ये तो जोड़ में सही है कि जब 2 पूर्ण संख्या जोड़ते हैं तो तीसरा क्या निकलेगा, पूर्ण संख्या ही निकलेगा। लेकिन जब घटाव में करते हैं, एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को घटाते हैं, तो क्या होता है, ये नियम नहीं चलता है। ये घटाव में अगर हम पूर्ण संख्या 4 लें और 2 लें तो 2 होगा। तो इसमें क्या है कि ये बिल्कुल श्योर नहीं है, कुछ का निकलेगा कुछ का नहीं निकलेगा। दो पूर्ण संख्या घटाने पे क्या होगा, कभी पूर्ण संख्या मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये नियम नहीं लागू हो रहा है। संवृत्त का गुण घटाओं में नहीं लागू होता है। अब देखते हैं गुणा में लागू होता है कि नहीं लागू होता है। तो इधर ही देख लेते हैं साइड में, गुणा में संवृत्त गुण लागू होता है कि नहीं होता है। तो गुणा में 2 फिर से ले लीजिए, क्या पूर्ण संख्या मान लिया जाए, फिर 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। 2 पूर्ण संख्या ले लिए, 2 3 पूर्ण संख्या ले लिए। अब इसको गुना करके देखते हैं क्या तीसरा भी पूर्ण संख्या मिलता है। तो चलिए गुना करके देखते हैं। तो 2 × 3 = 6। तो ये बिल्कुल सही है कि जब 2 पूर्ण संख्याओं को गुना करेंगे तो अगला जो आएगा वो पूर्ण संख्या ही आएगा। तो क्या हो रहा है, योग में तो ये फॉलो कर रहा है, घटाव में नहीं कर रहा है, गुना में भी फॉलो कर रहा है। अब भाग में देखते हैं कि ये भाग में भी फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो भाग में देखते हैं, भाग में फिर इससे ले लीजिए, मान लिया जाए 6 ले लिए और 3 ले लीजिए, ठीक है। तो 6 को 3 से भाग दीजिए, 6 ×
3, तो 3 दूनी 6, 2 आया, इसमें तो लागू हो गया। और भी उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए 4 लिए भागा 8 लिए, तो कितना हो गया 4/8, 4 1 4, 4 दूनी 8, 1/2 मिला, कितना मिला 1/2, तो क्या हुआ ये भाग में भी समृद्ध गुण लागू नहीं हुआ। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि समृद्ध गुण योग और गुणा में ही लागू होता है। किसमें लागू होता है? योग और गुणा में। भाग में और घटाव में ये गुण लागू नहीं होता है। तो ये पूर्ण संख्याओं के गुण में पहला गुण हम लोग देख लिया। तो देखिए कर्म विनियमितता गुण क्या है? कर्म विनियमितता गुण। तो पूर्ण संख्या के ही बारे में ये कर्म विनियमितता गुण। तो कर्म विनियमितता गुण में क्या हो रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है? देखिए एक इसमें संख्या रेखा का सबसे पहले बात होगा। तो आप संख्या रेखा तो बना लेंगे, ये आपका संख्या रेखा हो गया। आप यहाँ 0 मान लीजिए, ये इधर से इकाई बढ़ा लीजिए, इधर आएगा -1, -2 और -3, इधर 1 2 3 और 4, इधर जाएगा तो प्लस में और इधर आएगा तो माइनस में। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। इसी को क्या बोलते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। तो इसमें क्या रहा है कि संख्या रेखा में क्या कर्म विनिमय का गुण फॉलो करता है? तो इसमें आप देख लीजिए, मान लिया जाए इसमें भी 2 उदाहरण ले लीजिए, 2 + 4 ले लिए और 4 + 2, तो क्या 2 + 4 कितना होगा? 2 + 4 भी 6 ही होगा और 4 + 2 भी 6 ही होगा। 2 + 4 भी 6 ही होगा और 4 + 2 भी 6 ही होगा। देखिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें आगे बढ़ाते हैं 5 और ये 6। तो यहां से आगे बढ़िए, 2 + 4, यहां से 1 2, यहां से 1 2 3 4, 4 और +2 जोड़िए इसमें 1 2, तो देखिए तो कितना हो गया? 4 में 2 जोड़ ले तो 6 हो गया ना। 4 में 2 जोड़े तो 6 हो गया, या 2 में 4 जोड़ी, यहां से 1 2 और 2 में फिर 1 2 3 4। तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है? मेरा आंसर एक ही आ रहा है। तो क्या हो गया कि कर्म में भी ये मेरा गुण लागू हो रहा है, कर्म विनिमयता गुण। तो इसमें भी क्या है? ये नियम लागू हो रहा है। जोड़ में भी ये नियम लागू हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि a + b = b + a। ये लिख सकते हैं कि a + b = b + a। ये दोनों बराबर है। a b क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं? a की जगह पे आप कुछ भी बैठा लीजिए पूर्ण संख्या में से, b की जगह पे कुछ भी बैठा लीजिए पूर्ण संख्या। तो ये हम कह सकते हैं कि a + b = b + a। तो ये तो योग में हम लोग का फॉलो हो गया। तो देखेंगे क्या घटाओं में ये बात फॉलो होता है? तो ये तो योग में हुआ ना, कर्म विनिमय गुण हुआ योग में। अब इसी को घटाओं में देखते हैं। कर्म विनिमय का गुण घटाओ के अंतर्गत क्या ये सही होता है? तो आप ले लीजिए 2 उदाहरण ले लीजिए। आप मान लिया जाए 4 ले लिए और 2 ले लीजिए, ठीक है। तो इसको घटा के देखिए, एक बार आप 4 में 2 घटाइए तो कितना मिलेगा? 4 में 2 घटाइए और 2 में 4 घटाइए, तो 4 में 2 घटाएंगे कितना होगा? 2 होगा। लेकिन 2 में 4 घटाइए कितना होगा? -2 होगा। तो देख रहे हैं कितना डिफरेंस हो गया दोनों में। तो घटाओं में कर्म विनिमय का गुण लागू नहीं होता है। लागू हो रहा है? बिल्कुल लागू नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि a - b बराबर नहीं है b - a। मतलब a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। a - b बराबर नहीं है b - a के। इसमें क्या होता है? उल्टा आ जाता है, उसका आंसर गलत हो जाता है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ये घटाओ में कर्म विनिमय का गुण लागू नहीं होता है। तो इसको हम गुणा में देखते हैं कि ये गुण लागू होता है कि नहीं लागू होता है। तो गुणा में भी आप उसी तरह 2 टर्म ले लीजिए। मान लिया जाए 4 और 5 ले लिए, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना, 4 और 5 लिए, तो इसको गुणा करके देखिए, 4 × 5 और इधर कीजिए 5 × 4, तो 4 × 5 कितना होगा? 4 × 5 20 और 5 × 4 भी 20 होगा। तो इसमें कुछ प्रभाव पड़ा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अब 2 × 4 कीजिए या 4 × 2 कीजिए, बात एक के पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या होगा? गुणा में भी कर्म विनिमय का गुण फॉलो हुआ। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि a × b बराबर है b × a, सॉरी b × a। ये बोल सकते हैं ना कि a × b बराबर है b × a के।
तो कर्म विनिमय का गुण घटाओ में तो नहीं लागू हुआ, लेकिन गुणा में लागू हो गया। तो चलिए देखते हैं कि कर्म विनिमय का गुण भाग में लागू होता है कि नहीं लागू होता है। तो ये भाग में कर्म विनिमय का गुण, तो आप इसमें भी दो टर्म ले सकते हैं। एक टर्म लेते हैं 4, दूसरा टर्म लेते हैं 2। ठीक है, इसमें आप भाग देके देखिए, 4 भागा 2 और इधर 2 भागा 4, तो 4 भागा 2 बराबर कितना होगा? आपका आंसर ये 2 आ गया। लेकिन 2 भागा 4 करेंगे तो कितना होगा? ऐसे आप देखिए 1/2 होगा, लेकिन कैसे? 2/4, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, कितना आया? 1/2 आया। तो क्या एक ही आया? नहीं आया, बिल्कुल अलग। ये 2 तो वो 1/2, बहुत का डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया? भाग में भी कर्म विनिमय का गुण लागू नहीं होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि a भागा b बराबर नहीं है b भागा a, कह सकते हैं ना? a भागा b इज नॉट इक्वल टू b भागा a। तो भाग में भी ये कर्म विनिमय का गुण लागू नहीं होता है। तो जोड़, घटा, गुना, भाग तीनों में हम लोग समृद्ध गुण देख लिए और कर्म विनिमय का गुण देख लिए। अब है साहचर्य का गुण। तो चलिए देखते हैं साहचर्य का गुण में क्या होता है, योग में और घटाओ में क्या लागू होता है कि नहीं लागू होता है। तो साहचर्य का गुण में देखिए कैसे होता है। इसमें आपको 3 टर्म लेना पड़ेगा। मान लिया जाए हम ले लिए 2 और 4 और 6 ले लिए, ठीक है। तो ये योग में देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं? साहचर्य का गुण योग में देख रहे हैं। तो इसको आप जोड़िए, 2 + 4 + 6, ठीक है। तो ये कितना होगा? 6 4 10 2, ये 12 हुआ। और फिर से इसको देखिए ऐसे, 4 + 2 और ये 4 + 2 और ये +6, तो ये भी कितना हो गया? 4 2 6 6 12। तो योग में क्या हुआ? ये साहचर्य का गुण लागू होता है। योग में साहचर्य का गुण लागू होता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि a + b और +c बराबर है a + b + c, है कि नहीं बराबर? a + b + c बराबर है a + b + c। मतलब योग में क्या है, अब कैसे भी उल्टा पुल्टा के जोड़िए तो उसका आंसर एक ही आएगा। लेकिन अब घटाओ में देखते हैं, घटाओ में देखते हैं साहचर्य का गुण। तो घटाओ में भी आप उदाहरण ले लीजिए, 4 3 और 2, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। तो इसको हम घटाओ करते हैं, तो 4 - 3 और -2 कीजिए, ठीक है। इसी को आप उल्टा करके घटाव कर सकते हैं। 4 - 3 - 2 किए, अब इसको पलटा लीजिए, 2 - 4 - 3, ठीक है। तो दोनों का आंसर में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो 4 - 3 कितना हुआ? 1, 1 - 2 बराबर -1। इसमें देखिए कितना हुआ? 2 - 4 में 3 किया, कितना बचा? 1, तो 2 में 1 किया 1। तो क्या दोनों में डिफरेंस नहीं है? दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। तो क्या हुआ? घटाव में साहचर्य का गुण लागू नहीं होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं साहचर्य गुण क्या होता है? घटाव में लागू नहीं होता है, गुणा में साहचर्य गुण। तो इसमें से भी आप 2 उदाहरण ले सकते हैं, 2 4 6, ये 3 क्या ले रहे हैं? पूर्ण संख्या ले रहे हैं। कोई भी पूर्ण संख्या आप ले सकते हैं। हम 2 4 6 लिए, तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। तो इसको गुना करके देखिए, 2 × 4 और गुना 6, ठीक है। 2 × 4 गुना 6, और इसी को आप पलटा के गुना कर सकते हैं, 6 गुना, इसी को पलटा के 6 गुना 2 गुना 4, तो ये कितना हो जाएगा? तो 4 दूनी 8 छके 4 दूनी 8 और 6 48, ये भी 6 और 4 दूनी 8 और 6 ये भी 48। तो क्या हुआ? ये गुणा में भी साहचर्य का गुण लागू होता है। तो इसमें से हम लोग कह सकते हैं कि a गुना b गुना c और बराबर a गुना b गुना c, ये हो सकता है ना। इसमें क्या है कि a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c, ये क्या हो रहा है? गुणा में भी साहचर्य का गुण लागू होता है। तो भाग में भी, ये भाग, इसमें भी आप उदाहरण ले लीजिए, 2 4 और 6, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो भाग में देखते हैं, 4 भागा 2 और भागा
6। ठीक है, 4 भागा 2 भागा 6। इसी को आप पलट सकते हैं कि 2 भागा 4 भागा 6 भागा 2। ठीक है, तो इसमें से आप इसको हल कीजिए, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो 4 भागा 2 मतलब 2, और 2 भागा 6 तो कितना हो गया, 6 भागा 2, सॉरी 2 भागा 6, 2 भागा 6, 2 एका 2, 2 तिया 6, कितना आया, 1/3 आया। और इसी को आप दूसरे वाला को हल कीजिए, ये 4 हुआ और ये भाग कितना है, 6 भागा 2 मतलब 3, ये कितना आ गया, 4/3। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है, उसमें 1/3 आया, इसमें 4/3 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाग में भी साहचर्य का गुण लागू नहीं होता है। तो साहचर्य का गुण क्लियर है, वितरण का गुण क्या है, वितरण का गुण। पूर्ण संख्या एवं उनके गुण के अंतर्गत आता है क्या, वितरण का गुण। तो चलिए देखते हैं कि वितरण का गुण क्या होता है। अब एक उदाहरण से समझ सकते हैं, a गुना b प्लस सी। ठीक है, a गुना b प्लस सी है, तो इसी को आप देखिए तो a गुना b प्लस सी को क्या, a गुना b प्लस a गुना सी नहीं लिख सकते हैं, a गुना b और प्लस a गुना सी, बात एक ही हुआ ना। अब ए बी मान लीजिए a बराबर 4 है, b बराबर 2 है और c बराबर भी 3 है। ठीक है, मान लीजिए। अब दोनों में आप बैठा के देखिए तो आपका आंसर एक ही आएगा। तो ए बराबर कितना है, 4, इसी में बैठाते हैं, a बराबर 4 और b बराबर कितना है, 2। ठीक है, प्लस a बराबर कितना 4, b बराबर 3। तो 4 दूनी 8 प्लस 4 तिया 12, 12 8 20, ये 12 8 मेरा 20 आ गया। अब दूसरे वाले में बैठाइए, a गुना b प्लस सी में। ठीक है, a गुना b प्लस सी में, तो a बराबर कितना लिए हैं, 4 गुना b कितना है 2 और c कितना है 3। तो 4 गुना 3 2 5, तो 5 जो के 20। तो यही होता है वितरण का गुण। हम लोग अलग अलग पार्ट में इसको बना सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखिए या इसी को आप पार्ट में बांट सकते हैं। तो ये हुआ वितरण का गुण। वितरण का गुण योग में हम लोग देखें वितरण का गुण। अब इसी में है क्या है, घटाओं में वितरण का गुण में क्या होता है, तो घटाओ में होता है a गुना b माइनस सी। तो इसी को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, a गुना b माइनस a गुना सी। यही हुआ a गुना b माइनस a गुना सी। इसी में आप a b c मान सकते हैं। मान लिया जाए a बराबर 2 है, b बराबर 3 मान लीजिए और c बराबर 4 मान लीजिए। आप दोनों साइड बैठा के देख सकते हैं तो आंसर आपका एक ही आएगा। a बराबर 2, 2 गुना b कितना है 3 माइनस 4। ठीक है, इधर बराबर a बराबर कितना है 2 और b कितना है 3 माइनस, उसके बाद a कितना है 2 और गुना c कितना है 4। इसको आप बैठाइए, 2 गुना 4 माइनस 3, तो माइनस 1 ये 2 गुना 3 2 तिया 6 माइनस 4 दूनी 8, तो 2 एका 2 माइनस 2, इधर भी 6 में 8 गया माइनस 2। तो ये क्या हुआ, वितरण का गुण भी माइनस में भी लागू होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a गुना b माइनस सी बराबर a गुना b माइनस a गुना सी। तो ये हम लोग का साहचर्य का गुण में वितरण का गुण खत्म होता है। देखिए अगला टॉपिक हम लोग का है शून्य द्वारा गुणन। क्या है, शून्य द्वारा गुणन। तो शून्य द्वारा गुणन क्या है, किसी भी संख्या को जब शून्य से गुना करते हैं तो कितना होता है, जैसे 2 गुना शून्य है तो कितना होगा, शून्य होगा। 0 गुना 2 करेंगे तो भी शून्य होगा। तो क्या है, गुना में शून्य होता है, लेकिन जोड़ में ऐसा होता है, कोई पूर्ण संख्या को जब शून्य से जोड़ते हैं तो वही पूर्ण संख्या मिलता है कि नहीं मिलता है। कोई भी पूर्ण संख्या में शून्य घटा दीजिए तो क्या मिलेगा, वही पूर्ण संख्या मिलेगा। तो शून्य द्वारा पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप, प्रतिरूप का माने होता है पैटर्न बोलते हैं ना, वही होता है प्रतिरूप। तो शून्य पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप। तो ये लास्ट टॉपिक आप देखिए, शून्य संख्याओं में प्रतिरूप कैसे होते हैं। मान लिया जाए 79 और प्लस 9 है। ठीक है, तो शून्य द्वारा गुणन में देखिए इसको कैसे हम लोग समझते हैं। यहाँ क्या है, पूर्ण संख्याओं का प्रतिरूप।
पूर्ण संख्याओं का प्रतिरूप, ये लास्ट वाला पूर्ण संख्याओं का प्रतिरूप। तो 79 प्लस 9 है, तो इसी को देखिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 79 प्लस 10 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, 79 प्लस 10 माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 79 प्लस 10 और माइनस 1। अब इस तरह क्या होगा, आपको जोड़ने घटाने में आसानी होगा। तो 79 और 10 कितना हो गया, 89 माइनस 1, तो कितना हो गया, ये 88 हो गया। ऐसे भी जोड़ने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप जोड़ सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ये माइनर बात है, उतना सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप, तो हम लोग ये चैप्टर खत्म होता है, हम लोग ये पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप पढ़ लिए। तो ये चैप्टर 2 था, ये दूसरा चैप्टर था नंबर सिस्टम का, और ये दूसरा चैप्टर का परिचय हम लोग का खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो, अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्टार क्लासेस। धन्यवाद।